साथियों, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ये हार क्या विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शिव मंगल सुमन जी की लिखी गई इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ आज की चर्चा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने यातायात नियमों की बात करी, यातायात अधिनियम की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। 1988 के अधिनियम की चर्चा होगी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट उस अधिनियम में जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें संशोधन हुआ 2019 का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज की क्लास से निश्चित ही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस रहा होगा। यातायात नियमों की बात कर चुके पुरानी क्लास में। मैं सब इंस्पेक्टर सुधीर आपके सामने, आप क्लास देखना शुरू कर चुके हैं। तो आज बात होगी एक्ट की। इस एक्ट को एमवी एक्ट भी कहा जाता है, यानी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 समझ गए होंगे, 1988 में आया था। फिर इसमें अमेंडमेंट होगा यानी संशोधन होगा 2019 के, उस संशोधन की बात करेंगे। हमारे पूज्य गुरुजी जो इसमें चीज़ों को पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका मैंने देखा कई वीडियोस का, तो ये रहा कि 1988 के अधिनियम को अलग पढ़ाया गया, 2019 के अधिनियम को अलग पढ़ाया गया। लेकिन मुझे अप्रोच थोड़ा ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि 1988 का जो अधिनियम था उसे अपडेट करके ही तो 2019 का संशोधन उसमें हुआ और नया एक तरह से दस्तावेज हमारे पास तैयार हुआ। अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो नए दस्तावेज से बनेंगे। वो ये नहीं कहेगा कि 1988 के अधिनियम से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि 2019 के अधिनियम से सवाल पूछ रहा हूँ। वो केवल आपसे सवाल पूछेगा और उन्हीं सवालों के लिए हमको तैयार होना है। तो सवालों के दृष्टिगत किस तरह के कैसे सवाल बनेंगे, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कंटेंट, ये क्लास आपके लिए तैयार कर ली है। और आप जुड़िए और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, खूबसूरत क्लास की। और वही तरीका, पहले मैं कुछ चीज़ें, कुछ रिसर्च जो मैंने करी, कुछ चीज़ें जिनके आधार पे क्लास को थोड़ा सहज सरल बनाया जाएगा, वो आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको किताब के कंटेंट की तरफ लेके चलूंगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे आए हुए और जिनकी आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मूल दस्तावेज की, यानी कि मूल अधिनियम की। तो शुरू कर लेता हूँ मैं क्लास को। एमवी एक्ट आपके सामने शुरू हो चुका है। खाकी गाइड चैनल पे आप जुड़ गए हैं और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जितना प्यार आप लोगों ने दिखाया, जितना भरोसा आप लोगों ने इस चैनल पर दिखाया, बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। आपके लाइक्स, कमेंट्स और जो हाइप आप वीडियो को करते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए और चीज़ों को सीखते हुए साथ में सपोर्ट भी करते रहिए, शेयर करते रहिए। लाइक, कमेंट, ये सब तो मुझे नहीं लगता कहने की जरूरत अब बची है। आप सब लोग बहुत होशियार इस समय हो चुके हैं। यातायात अधिनियम की बात हो रही है। एमवी एक्ट यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट, यानी कि हिंदी में हमें पढ़ना है। हिंदी में बात करूं तो इसका नाम होगा मोटर यान अधिनियम। लिख देता हूं मैं कुछ चीजें, कुछ मैं बोल देता हूं। 1988 और संशोधन की बात करेंगे 2019 वाले की। 2019 में क्या संशोधन हुए, कैसे हुए, इस पे थोड़ी चर्चा थोड़ी देर से शुरू होगी। अभी हम 88 वाले अधिनियम की शुरुआत करें तो मेरे भाई, सबसे पहली चीज वही कि अधिनियम लागू कब होता है। दूसरी बात कि इसमें अध्याय कितने हैं। तीसरी बात इसमें धाराएं कितनी हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात, इसमें अनुसूचियां कितनी हैं। यदि किसी अधिनियम में अनुसूचियां हैं तो कितनी हैं और उनमें क्या है। किसी अधिनियम में अनुसूचियां होती हैं, किसी में नहीं भी होती। तो लागू होने की बात यदि करें, ये अधिनियम 1 जुलाई 1989 को लागू होता है। मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूं चीजों को। 1 जुलाई 1989 को ये लागू होता है। लागू होने की डेट आप याद रख लेंगे। अध्याय की बात करें तो 14 कुल अध्याय इसमें है। और धाराओं की बात हो तो 217 आप याद रखेंगे धाराओं का नंबर। और मेरे भाई, 2 अनुसूचियां इसके अंदर हैं, जिसमें से एक अनुसूची की बात हम कर चुके हैं, फर्स्ट की, जिसमें यातायात संकेतों के बारे में हमने चीज़ों को समझा, यानी कि यातायात संकेतों के बारे में हमने पढ़ा था। और सेकंड अनुसूची में पूछ ले क्या है, तो दुर्घटना आदि हो जाने की स्थिति में जो मुआवजे की राशि तय की जाती है, मुआवजे की राशि जो तय होगी वो सेकंड अनुसूची में बताया गया। कैसे फॉर्मूला लगाना है, किन किन चीज़ों को देखना है, वो सारी चीज़ें मोटी सी बात आप समझ के चलेंगे। तो अनुसूचियों की बात हम यहीं खत्म करते हैं। पहली क्लास जिन्होंने नहीं देखी जाके देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।
इस क्लास से और इससे पहली वाली क्लास से यानी यातायात से संबंधित क्लासों से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन बनता है तो आज की क्लास या कल जो हमने क्लास कराई थी कहीं से भी बन सकता है, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। और यदि 2 क्वेश्चन बनेंगे तो एक क्लास आज की क्लास से निश्चित बनेगा और एक क्वेश्चन कल वाली क्लास से निश्चित बनेगा। इस तरह से क्वेश्चंस को बांटा जाएगा। अब 14 अध्याय मैंने आपको बताए, इन अध्यायों के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा अधिनियम है, 217 धाराएं हैं, तो बड़ा अधिनियम है, तो छोटा संविधान आप इसे मान लें। अगर आप एक एक चीज को याद करने जाएं तो इतनी मेहनत आपको संविधान में शायद ना लगे जितनी इसमें लगेगी। तो पहला अध्याय में अध्यायों को आपको समझा देता हूं, सारे अध्याय इंपोर्टेंट नहीं है, 4-5 अध्याय हमारे लिए इंपोर्टेंट है, उनकी आप महत्ता को समझें। पहला अध्याय आप सब जानते हैं, नाम, प्रारंभ और विस्तार की बात करती है धारा 1 किसी भी अधिनियम में। ये जनरल सी बात अब तक आप समझ गए होंगे। 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। अध्याय 1 में यही 2 बातें हैं, नाम, विस्तार और प्रारंभ। और मेरे भाई, नाम, विस्तार और प्रारंभ के अलावा जो धारा 2 है परिभाषाएं, धारा 2 की बात हम डिटेल में करेंगे। अब मैं अध्याय 2 पे चलता हूं। अध्याय 2, अब आपको क्रोनोलॉजी को समझना, जो अमित शाह जी कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना आप लोग, तो इसी क्रोनोलॉजी को समझना है। अध्याय 2 ड्राइवरों के बारे में बात करेगा कि ड्राइवरों की लर्निंग लाइसेंस कैसे बनेगा और चालन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, क्या क्या कंडीशन है, इन सब चीजों की बात करते हुए ये धारा 3 से लेके 28 तक आपको लेके चलेगा अध्याय 2। ठीक है, अब ड्राइवरों की बात हो गई भैया। देखो, सबसे पहले नाम, विस्तार, प्रारंभ और परिभाषाएं। दूसरे चैप्टर में गाड़ी से पहले ड्राइवर की बात हुई, गाड़ी होगी तो उसका ड्राइवर भी होगा। ड्राइवर की बात हो गई तो अब कंडक्टर की बात कर लेते हैं, यानी तीसरे अध्याय में सारी चीजें कंडक्टर के बारे में कही जाएंगी, यानी जो सह चालक होता है, ड्राइवर के साथ जो व्यक्ति होता है देखभाल के लिए, उसकी बात होती है। और ये धारा 29 से लेके धारा 38 तक इसके बारे में चर्चा की जाएगी, कंडक्टर महोदय के बारे में। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर 4 आपके लिए इंपोर्टेंट है। देखिए, अब ड्राइवर की बात हो गई, कंडक्टर की बात हो गई, अब में बात होगी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन वगैरह की, यानी गाड़ी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनकी बात होगी अध्याय 4 में। और ये आपको लेके चलेगा 39 से लेके 65 नंबर सेक्शन तक, इसमें बात होगी। अध्याय 5 किस बारे में भाई? हमने 1, 2, 3 ड्राइवर देख लिया, कंडक्टर देख लिया और गाड़ी देख ली। गाड़ी के बाद अब हम बात करेंगे इनके नियंत्रण की, यानी कि परिवहन यानों के बारे में। परिवहन यानों का नियंत्रण कैसे होगा इसकी बात करेगा अध्याय 4। और धारा 66 से लेके 96 तक की बात होगी अध्याय 5 में। तो पांचों अध्याय आपकी समझ में आ गए होंगे क्रम से। दूसरे अध्याय में ड्राइवर की बात, तीसरे में कंडक्टर की बात, चौथे में गाड़ी की बात और 5वें में नियंत्रण की बात, परिवहन के एक तरह से नियंत्रण की बात। इसके बाद हमारे लिए जो इंपोर्टेंट अध्याय है वो है अध्याय नंबर 8, क्योंकि अध्याय नंबर 8 में यातायात नियंत्रण से संबंधित कुछ चीजें हैं। इसमें तो यान के नियंत्रण की बात हो रही थी, यान कैसे रजिस्टर होगा, ये सारी चीजें। अब फिर अध्याय 8 में यातायात के नियंत्रण की बात हुई। यातायात नियंत्रण के बाद जो फिर इंपोर्टेंट हमारे लिए एक चैप्टर सामने आया जिसमें अपराध की बात होगी, अपराध की बात होगी और अपराध के लिए दंड क्या होगा, जुर्माने क्या होंगे और उसे लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी। ये 13 नंबर चैप्टर याद करेगा। आपको पता है ना 13 नंबर को अनलकी नंबर माना गया, कहते हैं 13 यानी कि अनलकी हो गया, यानी दंड मिलेगा, यानी कुछ गलत होगा तो दंड मिलेगा। तो इस तरह से आप 13 को याद रख लेंगे। अपराध, दंड और प्रक्रिया की बात करेगा। अगर 177 से लेकर 210 तक इसमें धाराएं, देखो शुरुआती जो धाराएं हैं वो दंड की बात करेंगे कि किस तरह का अपराध होने पर किस तरह का दंड दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको धाराएं क्यों बता रहा हूं, यदि आपको इतना भी याद रह गया 177 और 210 और जो ऑप्शन आएंगे किसी अपराध का दंड आपसे पूछ ले और नीचे धाराएं दे दे, तो अलग अलग जैसे एक धारा 4 दे दी, फिर 200 दे दी, फिर मान लो 180 दे दी और 210 दे दी, तो ऐसी कंडीशन में आप उत्तर देने लायक हो जाएंगे यदि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन से चैप्टर में किस धारा के लगभग अनुमान से आप उत्तर लगा पाएंगे सही। 13 यही हमारे जो 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 6 चैप्टर यही महत्वपूर्ण है। वो भी बस आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में ये संबंधित बातें हुई हैं और लगभग ये नंबर धाराएं इस चैप्टर में आती हैं।
इतना भी आप समझ लेंगे, इतना भी आपके दिमाग में याद रह जाएगा, तो यहां से आप क्वेश्चन बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। और बाकी चीजें बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हूं। आज आपको मास्टर बना देंगे एमवी एक्ट का, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और 2019 का जो संशोधन है, इसका मास्टर आज हम आपको बना देंगे। धारा 1 नाम आप सबको पता है, मोटरयान अधिनियम 1988। विस्तार संपूर्ण भारत में आप जानते हैं, और प्रभावी कब से होगा, लागू कब से होगा, ये भी मैं आप सबको बता चुका हूं। अब मैं चलता हूं धारा 2 पे। धारा 2 में बात करेंगे हम परिभाषाओं की। आपको बहुत ज़्यादा नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल एक रीडिंग मारनी भर है, रीडिंग मारने भर से काम हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बात होगी मैं वो आपको साथ ही बताता चलूंगा, जो याद रखने लायक फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले धारा 2 में देखिए, सबसे पहले मोटरयान अधिनियम नाम ही है, तो मोटरयान की परिभाषा क्या है, ये कहाँ दी गई है, तो मोटरयान की परिभाषा धारा 2 के 28 में दी गई है। ये सबसे पहले आप बात कर लेंगे। धारा 2 के सब सेक्शन 28 में मोटरयान की परिभाषा दी गई है। परिभाषा आप यह जानना चाहें तो मोटरयान या यान क्या होगा, ये एक तरह की ऐसी यंत्र के द्वारा चलेगी, यानी मैकेनिक्स के द्वारा चलेगी। इसमें बाह्य शक्ति या आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल होगा, उसके द्वारा ये चलेगा यान, यानी कि नोदन शक्ति का इसमें इस्तेमाल होगा। और नोदन शक्ति 2 प्रकार की हो सकती है, बाह्य हो सकती है या आंतरिक हो सकती है। नोदन शक्ति आप समझ रहे होंगे ये क्या बला है, तो नोदन शक्ति एक तरह से इसका मतलब होता है धकेलने की शक्ति, यानी कि वाहन को चलाने की शक्ति, यानी कि इंजन एक तरह से आप इसे मान के चलें, जिसमें फ्यूल डलेगा। फ्यूल भी अब तो कई प्रकार का हो सकता है, सौर ऊर्जा से चल सकती है, पेट्रोल से चल सकती है, सीएनजी से चल सकती है, और डीजल से चल सकती है, बैटरी से भी चल सकती है, ये सारी चीजें। तो 228 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द मोटरयान की आखिर परिभाषा है क्या, तो यंत्र नोदित यान, यानी कि एक तरह से एक ऐसी मैकेनिक पे यह काम करेगा जिसमें इंजन वगैरह। अब मोटी सी बात आप समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा पीछे चलता हूं। पीछे चल के मैं आपको ले चलता हूं धारा 2 की सब सेक्शन 14 में। 14 में बात होती है माल वाहन की, यानी कि माल वाहन किसे कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, जिस वाहन से माल ढोने की बात होगी उसे माल वाहन कहा जाएगा। जिस वाहन से आदमी या यात्री ढोने की बात होगी उसे यात्री वाहन कहा जाएगा। आप समझ गए होंगे ये बात। अब माल वाहन के बाद भैया अगली आती है 2 के 16 सब सेक्शन में बात करता है ये भारी माल वाहन की। अब थोड़ी याद करने की चीज आपके सामने आएगी, भारी माल वाहन की। अब एक बात आप याद रखेंगे मोटी सी, जो टीचर का काम है वो मैं अब यहाँ शुरू करता हूँ। जहां भी भारी शब्द दिखाई दे आप समझ लेंगे भारी का मतलब इनके लिए है 12,000 किलोग्राम से प्लस का कोई भी यान है तो वो भारी में आएगा। अगर हल्का लिखा आ जाए, यानी कि अब आप समझें भारी हल्का मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे परिभाषाएं दी गई हैं। भारी वाहन किसे कहा जाएगा, भारी यान, वाहन की जगह यान का इस्तेमाल हुआ है। भारी यान जिसमें 12,000 प्लस किलो वजन होगा, हल्का यान, मध्यम यान, इस तरह से मोटर कार, मंजिला बस, ये सब चीजों की परिभाषाएं दी गई है धारा 2 में। तो यहीं से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तथ्य से रिलेटेड। तो जो तथ्य याद करने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कैसे बता रहा हूं, पूछ लेगा भारी यात्री यान का वजन कितना होता है, हल्के यात्री यान का वजन कितना हो, यानी मध्यम, हल्का और भारी, इस 3 कैटेगरी में डिवाइड करेगा वो सभी प्रकार के यानों को। तो आपको 3 कैटेगरी मैं सबके लिए जनरल याद करवा दे रहा हूं, गलत होगा ही नहीं। हल्का आ जाए तो 7500 किलोग्राम से कम का होगा तो वो हल्का यान होगा। अब वो हल्का माल यान हो, यात्री यान हो, कुछ भी हो, आपको सबके लिए याद रखना है। और मध्यम की यदि बात हो, मध्यम का वजन पूछ ले तो 7500 से लेके 12,000 के बीच में। हालांकि जो दस्तावेज में लिखा गया है, जो हमारा अधिनियम है उसमें लिखा गया है, यानी भारी यान और हल्का यान को छोड़कर जितने भी यान हैं वो मध्यम यान में आएंगे। इसका मतलब यही है मोटा सा कि इन दोनों के बीच में जिनका वजन होगा उन्हें मध्यम यान कहा जाएगा। अब ये बेसिक सी बात आप समझ गए होंगे। 12,000 और 7,500 किलो आपको समझना है। 7,500 किलो का है
इसका मतलब वो हल्का है, 7,500 किलो से कम है तो हल्का है, 7,500 किलो से 12,000 तक मध्यम है, और 12,000 किलो से ज़्यादा का है तो वो भारी वाहन है। अच्छा, किलो नपेगा कैसे? किलो नपेगा जो उस यान के पहिए हैं, सभी पहियों का मिलाकर जमीन पे कितना भार पड़ रहा है उससे नापा जाएगा वाहन का भार। कोई कहे कि धुरी पे मापा जाएगा, कोई कहे कि एक्सेल पे मापा जाएगा, तो किसी से कोई मतलब नहीं। जमीन पे जितना भार उस वाहन का है, जहां से भी वो टिका हुआ है नीचे, सारा भार उसका माना जाएगा वाहन का भार। और लदान रहित भार की बात हो रही है, केवल वाहन के भार की बात हो रही है। यदि लदान के साथ भार है तो वो बढ़ जाएगा। भारी वाहन उसे ही कहा जाएगा जिसका लदान रहित यानी केवल वाहन का। तरह में भारी यात्री यान की बात होगी, यानी कि भारी यात्री यान, फिर मैंने बताया वही 12,000 जो मैंने बता दिया था, 12,000 से किलोग्राम से अधिक का होगा तो भारी यात्री वाहन होगा। इसके अलावा एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति का। आप इन शब्दों का ही मतलब समझ जाएंगे तो आप, मुझे लग रहा है कि शब्दों का मतलब समझते ही आप इस कानून के ज्ञाता हो जाएंगे। शिक्षार्थी का मतलब होता है लर्नर, तो ये लर्निंग अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस, यानी कि ये लर्निंग लाइसेंस की बात कर रहा है। केवल शब्दों को आप समझ गए तो काम हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस कौन बनाता है? या तो आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रैफिक ऑफिसर, और डीटीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर यानी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या फिर जिला परिवहन अधिकारी। आरटीओ क्षेत्रीय यानी रीजनल, परिवहन यानी ट्रैफिक अधिकारी ऑफिसर। दूसरा, जिला स्तर पे बात हो, जिला परिवहन अधिकारी, तो उसे कहा जाता है डीटीओ। इन दोनों में से कोई बना सकता है, लेकिन 2019 में ये कहा गया। पहले हम इन्हीं के यहाँ आवेदन करते थे जो हमारा क्षेत्रीय लगता है उसके यहाँ, लेकिन 2019 के संशोधन में कहा भाई साहब पूरे यूपी में, पूरे अपने प्रदेश में, पूरे अपने राज्य में आप किसी के भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आपको लर्निंग लाइसेंस चाहिए या फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, आप सब जानते हैं। लर्निंग लाइसेंस यानी अभी सीख रहे हैं आप, 1 साल तक वो चलता है। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। लर्निंग लाइसेंस को उसके आधार पर आप चला रहे हैं, लेकिन वो लर्निंग है यानी कि सीखने वाला लाइसेंस है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कहा जाता। तो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनता है जो कि असली जिसे कहा जाता है। जैसे हल्का और भारी शब्दों में आमतौर पर हम इस्तेमाल शब्द उनके लिए करते हैं। हल्का, भारी और मध्यम का अंतर आप समझ गए होंगे। शिक्षार्थी लाइसेंस होता है और एक होता है चालन अनुज्ञप्ति यानी चालन लाइसेंस, यानी कि जिसे ड्राइविंग लाइसेंस कहा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस, तो इन सब शब्दों का मतलब आप बिल्कुल समझ जाएंगे क्योंकि बार बार ये आपके सामने आएंगे। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी कभी कभी थोड़ी टफ हो जाती है हमारे लिए समझना। हम केवल हिंदी के शब्दों का मतलब भी समझ लें तो हमें इतनी नॉलेज हो जाती है उस अधिनियम की कि हम तैयार हो जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब धारा 2 की 22 नंबर में एक बात कही गई कि बड़ी टैक्सी क्या होगी। तो बड़ी टैक्सी उसे कहा जाएगा जिसमें 6 से 12 यात्री जा सकें। 6 से 12 यात्री जा सकें वो बड़ी टैक्सी कहा जाएगी। और ड्राइवर को इसमें अलग से जोड़ा जाएगा, ड्राइवर से अलग ये यात्री होंगे, ड्राइवर को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। 6 से 12 लोग जिसमें यात्रा कर सकें, ड्राइवर को अलग रखा जाएगा इस 6 से 12 में, वो होगी बड़ी टैक्सी। इसके बाद आप कहेंगे भैया 12 से अधिक जाएंगे तो वो किस कैटेगरी में आएगा? अभी चल रहे हैं उसे बस की कैटेगरी में हम डालेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। 2/22 हो गया। अच्छा, ये तो बड़ी टैक्सी हो गई। अगर 6 से कम होंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो भाई साहब 2 की 25 में ये बात बताई गई कि इससे कम है तो उसे कहा जाएगा मोटर टैक्सी। बस आपको इन शब्दों का मतलब और कितने सवारी किस में जा रही है इतना सा याद रखना है, इससे आसान आपको कुछ लगेगा नहीं। फिर 6 से कम यात्रियों की बात हो रही है तो भैया उसे कहेंगे हम मोटर टैक्सी। अब इसके बाद बात आती है कि भैया फिर मोटर कार क्या होता है। देख रहे हैं आप हर चीज की परिभाषा इसमें दी। आपसे मैं पूछने लगूं मोटर कार की परिभाषा बताओ, आप कार इतनी देखते हैं उसकी परिभाषा बताओ, तो मुझे नहीं लगता कि परिभाषा कोई व्यक्ति बता पाएगा बड़ी आसानी से। तो मोटर कार क्या है भाई? परिवहन के लिए, कोई भी यान परिवहन के लिए है, कोई भी बस है, कोई भी रोड रोलर है, कोई भी ट्रैक्टर हो गया। ट्रैक्टर को देखो अलग से लिखा गया है, ट्रैक्टर के अलावा कोई मोटरसाइकिल, इन सबको इस श्रेणी में रखा गया है। मोटरसाइकिल या
कोई भी अशक्त यात्री गाड़ी को 2019 में चेंज कर दिया गया शब्द को, तो उसकी चर्चा ही हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 2:27 में एक बात कही गई धारा 2 की 27 में, और इसमें बताया मोटरसाइकिल की परिभाषा। यानी कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई मोटरसाइकिल की परिभाषा क्या है, आप हम बताओ, मोटरसाइकिल आप किसे मान रहे हो, ये राज्य सरकार से कह सकता है ना कोई कोर्ट में कि आप मोटरसाइकिल किस चीज़ को मानते हो, तो उसका जवाब दिया जाएगा भैया मोटरयान अधिनियम 1988 में बताया गया था धारा 2 के सबसेक्शन 27 में कि मोटरसाइकिल कहेंगे हम दोपहिया वाहन को। दोपहिया वाहन जो यंत्र से चलेगा, मोटर से चलेगा, उसे कहा जाएगा मोटरसाइकिल। और इसमें देखो ये सवाल भी बन सकता है, दोपहिया वाहन है तो उसे मोटरसाइकिल कहा जा रहा है मोटर के साथ, इसमें प्लस एक प्रकार की अतिरिक्त पहिए वाली साइड कार इसमें जोड़ी जा सकती है, साइड कार इसमें जोड़ी जा सकती है, लेकिन वो एक पहिए की होनी चाहिए, यानी कि वो इतनी छोटी होगी केवल एक पहिया ही उसमें लगाया जा सके। चैप्टर पे चलने से पहले और 2-4 बातें आपको लिखवा देता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को लिख रहे होंगे साथ में, मैं ये मिटा के फिर लिखने की कोशिश करता हूँ। भैया आपके सामने कुछ नई बातें, नौदन शक्ति में आपको बता चुका, मोटरयान की परिभाषा बता चुका। मोटरयान में मैं आपको एक चीज़ बताना शायद भूल गया, मोटरयान की परिभाषा पहली चीज़ तो 2 की 28 में है, ये तो आपको याद रहेगा, सबसे पहले मैंने बताया था। यानी कि एक यंत्र नोदित यान होगा, यंत्र से चलने वाला यान होगा जिसे मोटरयान या फिर केवल यान कहा जाएगा। आंतरिक या बाह्य स्रोत से इसे एनर्जी मिल सकती है। मोटरयान में होता क्या है, आपने देखा होगा, एक तो चेसिस होता है, चेसिस को मोटरयान की श्रेणी में रखा जाएगा, प्लस या कोई इसका ट्रेलर है। अब इनका मतलब समझिए आप दोनों का। चेसिस तो वो चीज़ होती है, एक तरह से गाड़ी का कंकाल इसे कहा जाता है, गाड़ी का कंकाल। जैसे हमारा कंकाल है, हमारे कंकाल से हमारा शरीर बना, बॉडी बनी, उसी तरह गाड़ी का कंकाल, उस पर बॉडी लगाई गई, बोनट लगाया गया, चारों तरफ से कवर किया गया, तो उसे कहा जाता है चेसिस, जिस पर पूरी गाड़ी बनती है, यानी गाड़ी का कंकाल है चेसिस। ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि गाड़ी का कंकाल निम्न में से किसे कहते हैं, तो चेसिस को। चेसिस पर एक नंबर भी होता है, चेसिस नंबर जिसे कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा चेसिस नंबर से भी कभी कभी गाड़ियों की पहचान होती है, क्योंकि चेसिस नंबर आसानी से बदला नहीं जाता, नंबर प्लेट तो कोई भी निकाल के दूसरी लगाई जा सकती है, इसलिए चेसिस नंबर भी चेक किया जाता है। ट्रेलर क्या होता है, ट्रेलर होता है अतिरिक्त जो जोड़ा जाता है गाड़ी में, यानी गाड़ी में एक तो चेसिस वाला पूरा पार्ट, उसमें यदि कुछ जोड़ा गया तो वो भी यान की ही श्रेणी में आएगा, ऐसा नहीं है कि वो यान नहीं माना जाएगा। जैसे ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली जोड़ी जाती है, तो ट्रॉली को ट्रेलर से आप समझें, ट्रॉली को ट्रेलर से समझें, यानी जो उसके साथ जोड़ने वाली चीज है उसे ट्रेलर कहा गया। इसके अलावा पटरियों पर कोई यान चल रहा है, देखो ये परंतु में लिखें, यानी जो चीजें इससे बाहर हैं, पटरियों पर कोई यान चलने वाला है तो उसे मोटरयान की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कोई केवल किसी कारखाने के अंदर चल रहा है, किसी कारखाने के अंदर उपयोग में लिया जा रहा है किसी काम के लिए, उसे मोटरयान नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा सीमाबद्ध परिसर में कोई यान चल रहा है तो उसे भी मोटरयान नहीं कहा जाएगा, परिसर में चल रहा है। इसका मतलब जो कानून बनाया गया है इनके अलावा जो सड़क पे चल रहे हैं ना, उनके लिए बनाया गया है, यानी जो सार्वजनिक स्थान पे चल रहे हैं उनके लिए कानून बना है। कोई अपने घर के अंदर ही उसमें घूम रहा है कोई बच्चा गाड़ी पे, तो उसे थोड़ी ना मोटरयान कह दिया जाएगा, उसके थोड़ी ना, उस पर थोड़ी ना कोई नियम लागू होगा। तो इसलिए इन्होंने बताया किसी सीमाबद्ध परिसर के अंदर है, या कोई विशेष प्रकार का ऐसा यान है, विशेष प्रकार का है जिसका सार्वजनिक चीज से, सार्वजनिक जीवन से, समाज से कोई मतलब नहीं है, वो केवल किसी परिसर विशेष के लिए, उपयोग के लिए बना है, तो वो इसमें नहीं आएगा, तो यान की श्रेणी में नहीं आएगा। यहां से सवाल आया है, 4 ऑप्शन दे देगा इन्हीं में से और एक अलग से ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा आपसे, आप बता नहीं पाएंगे और काम खराब हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे। इसके अलावा एक चीज और बताइए, इसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब की जगह से कम क्षमता वाला किसी का इंजन है, कम क्षमता का इंजन है यदि किसी यान का, 25 सेंटीमीटर क्यूब से कम क्षमता का किसी का इंजन है, तो उसे भी मोटरयान की श्रेणी से अलग रखा गया। यानी कि जैसे वो कार देखी होगी बच्चों वाली आपने छोटी सी, उसे मोटरयान नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका जो इंजन है, इंजन मुझे लगता है उनमें होता ही नहीं, किसी छोटी गाड़ी में किसी ने बनाया भी हो इंजन, तो 25 सेंटीमीटर क्यूब से कम स्थान घेरता है उसका इंजन, तो उसे इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।
ये बात मुझे लगता है आप सबकी समझ में आ गई होगी। चेसिस क्या होता है, ट्रेलर क्या होता है, नोदन शक्ति क्या होती है, ये सब आप समझ गए होंगे। चेसिस उसका मुख्य ढांचा जिसके ऊपर बॉडी, इंजन, टायर ये सब कसा जाता है चेसिस। इसके बाद मैंने ट्रेलर बताया, गाड़ी के साथ जो जोड़ा गया कोई पार्ट है तो वो ट्रेलर में आ जाएगा। और इसके अलावा नोदन शक्ति यानी कि गाड़ी को धक्का देने की, गाड़ी को चलाने की जो शक्ति है उसे नोदन शक्ति, या फिर एक तरह से इंजन जो शक्ति पैदा करता है उसे ही नोदन शक्ति एक तरह से कहा गया है। अब 2 की 29 में बताई इन्होंने बस की परिभाषा। बस आप किसे कहेंगे? तो हमने 6 यात्रियों की बात करी थी, तो ड्राइवर के अलावा कोई भी गाड़ी है जिसमें ड्राइवर प्लस 6 यात्री चल सकते हैं उसे बस की श्रेणी में इन्होंने यहां रख दिया। ठीक है भैया। इसके बाद 2 की 40 में इन्होंने बताई मंजिली गाड़ी। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, मंजिली यान में बड़ा कंफ्यूजन है, ऐसे आप समझ लें। मंजिली यान को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि उस गाड़ी की बात हो रही है जो एक के ऊपर एक 2 मंजिला गाड़ी जो होती है, उससे कोई मतलब नहीं है मंजिली यान का बाबू। मंजिली यान मतलब जो मंजिल तक पहुंचाए, मंजिल तक पहुंचाए यानी आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाए उसे मंजिली यान। जैसे कि जो रोडवेज गाड़ियां चल रही हैं इन्हें मंजिली एक तरह से कहा जाता है, यानी एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जो यात्रियों को, पैसेंजर्स को, लोगों को पहुंचाती हैं उन्हें मंजिली यान कहा। यहाँ पर जो किराया लेती हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने का, तो इन्हें कहा जाता है मंजिली यान एक तरह से। तो ये प्राइवेट भी होती हैं, कुछ लोक सेवा की भी होती हैं, सरकारी भी होती हैं। तो 2:40 में मंजिली यान की परिभाषा, मंजिली गाड़ी की परिभाषा। इसके बाद मैं आगे चलता हूं और आप इसमें एक चीज और याद कर लेंगे। धारा 2 का एक धारा है जिसमें अलग से बताया गया ई गाड़ी कौन सी होगी और ई रिक्शा कौन सा होगा। ये सारी चीजें आप इसमें देख लेंगे। और इसमें बताया कि 4000 वाट से अधिक की कोई गाड़ी होगी और यात्रियों के लिए होगी, उसे ई गाड़ी और ई रिक्शा की श्रेणी में रखा जाएगा। ये छोटी सी बात, 4000 वाट आप याद रखेंगे, यात्रियों के लिए होगी। और भाई साहब 4000 वाट से अधिक जिसकी क्षमता होगी। 4000 वाट यानी कि उसकी शक्ति नापी जाती है वाट में। अब मैं आपको लेके चलता हूं धारा 1 में। परिभाषाओं की बात हमने कर ली, धारा 2 की तरफ बढ़ते हैं भैया। धारा 2 में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम सीधे चलेंगे भैया किताब के कंटेंट पे लेके आपको। अध्याय 2 मैं आपको बता ही चुका हूं। अध्याय 2 में क्या क्या है? अध्याय 2 ड्राइवर के बारे में है, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें धारा 3 से शुरुआत होगी। मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको ले ही चलता हूं अब किताब के कंटेंट पे। जो जो जरूरी चीजें होगी मैं उसी में हाईलाइट करके आपको बताऊंगा, वहीं से आप नोट कर लेंगे। सीधा आते हैं किताब के कंटेंट पे। आज क्या पढ़ेंगे? मोटर वाहन अधिनियम, फिर संशोधन अधिनियम, यातायात सिग्नल और संकेतक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये 2 पॉइंट केवल आज हम पढ़ेंगे। मोटरयान अधिनियम संपूर्ण भारत में विस्तार, 1 जुलाई 1989 को लागू, और ये 1939 वाले अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है जो अंग्रेजों के जमाने का अधिनियम हुआ करता था। कुल 14 धारा, 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों में क्या है मैं बता चुका हूं। एक में संकेत दिए गए हैं, दूसरी में कोई दुर्घटना होती है तो उसके मामले में मुआवजे का तय कैसे होना है ये बातें बताई गई हैं। माल वाहन किसे कहेंगे? जिससे माल ढोने का काम लिया जाए। भारी मालयान किसे कहेंगे? जिसकी कैपेसिटी 12000 किलोग्राम से अधिक है। भारी यात्री वाहन किसे कहेंगे? देखो यात्री लग गया यानी वो यात्रियों के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैसे कोई लोकयान है, कोई प्राइवेट यान है, कोई शिक्षा यान है, बस है, जो यात्रियों के लिए उपयोग हो रहा है और जिसका भार 12000 किलोग्राम है। बता चुका हूँ भारी का मतलब 12000 किलोग्राम से प्लस का लेके चलेंगे हम। हल्का मोटरयान क्या है भाई? ये 75000 किलोग्राम से अधिक नहीं है, उसे हल्का मोटरयान इन्होंने कहा है। लदान रहित भार की बात हो रही है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हुआ, भारी हुआ ये 12000 किलोग्राम से अधिक और हल्का इन्होंने कहा 75000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। भाई साहब ऐसा कैसे संभव है? अब मुझे कंफ्यूज इन्होंने कर दिया। यहाँ मैंने आपको 7500 किलोग्राम बताया था, एक बार मैं देख लूंगा या किताब में कोई मिस्टेक है या मेरे साथ कुछ मिस्टेक हो गई। मोटर टैक्सी किसे कहा जाएगा? मोटर टैक्सी उसे कहा जाएगा मोटरयान जो या तो भाड़े पर है, पारिश्रमिक पे है। इस सब चीजों से आपको कोई मतलब नहीं। मोटी चीज आपको याद रखनी है कि अधिकतम
6 यात्रियों के लिए जो इस्तेमाल होगी वो मोटर टैक्सी। मोटर कार के अंतर्गत ये सब आएंगे, बस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ये सब। या फिर कोई अशक्त गाड़ी यात्री। अशक्त यात्री गाड़ी क्या होती है? किसी स्पेशल आदमी के लिए कोई गाड़ी बनाई जाए जो अशक्त है, जो एक तरह से दिव्यांग है या जो नॉर्मल गाड़ी नहीं चला सकता, उसके लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, तो वो भी इसके अंदर आएगी। परमिट क्या होता है? परमिट वही होता है गाड़ी चलाने के लिए जो अथॉरिटी से एक तरह का दस्तावेज बनवाया जाता है, उसे परमिट कहा जाएगा। धारा 3 की तरफ हम आए। अध्याय 2 में धारा 3 लाइसेंस की बात करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस की बात होगी। मोटर कार कोई नहीं चलाएगा ड्राइविंग लाइसेंस के बिना, ये धारा 3 कहती है। इन बीन तोता 3 क्या कह रही है? कोई भी ड्राइवर गाड़ी बिना लाइसेंस के नहीं चलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि भाई साहब बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलेगी। ये कहाँ कहा गया है? धारा 3 में। और 18 साल से कम उम्र का आदमी गाड़ी नहीं चलाएगा, ये कहा गया है धारा 4 में। देखो 18 से कम का कोई भी व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाएगा, धारा 4। आपको सिंपल यही लिखना है, धारा 3 ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी नहीं चलाएगा, उसके नीचे धारा 4 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन 16 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति गाड़ी चला सकता है, लेकिन उस गाड़ी की कैपेसिटी 50 सीसी का इंजन केवल उस गाड़ी का होना चाहिए। 50 सीसी इंजन से कम की कोई गाड़ी है तो 16 साल का बच्चा उसे चला सकता है। 18 साल का जैसे ही वो हो जाएगा तब वो एलिजिबल हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद वो गाड़ी चला सकता है। और इसमें 20 वर्ष का भी एक प्रावधान है, यानी कोई परिवहन गाड़ी चला रहा है, यात्री गाड़ी कोई चला रहा है, यान कोई चला रहा है, बड़ी गाड़ी चला रहा है, तो उसके लिए 20 साल का भी प्रावधान अलग से किया गया है। देखो ये धारा 4 का 2 के उपबंधों में कहा कि कोई व्यक्ति 20 वर्ष से कम आयु का है तो वो सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा। ये बात भी आप इसमें याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें 2 चीजें आपको नहीं बताई, वो मैं आपको अलग से नोट करवा देता हूं। एक तो लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस यानी कि शिक्षार्थी लाइसेंस। 1 मिनट का समय, 1 सेकंड का समय आप मुझे दें, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट मुझे करने पड़ेंगे। एक चीज तो आप इसमें अलग से नोट करेंगे, धारा 8 बात करती है शिक्षार्थी लाइसेंस की, यानी कि लर्निंग लाइसेंस की। और इसके अलावा अगली धारा 9 बात करती है चालन अनुज्ञप्ति की। चालन अनुज्ञप्ति का मतलब लाइसेंस होता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की। ये इतनी बात आप इसमें अलग से नोट करेंगे। उसके बाद हम 13 की बात करेंगे। 13 कहती है कि पूरे भारत में लाइसेंस प्रभावी होगा, यानी लाइसेंस आपने एक जगह से कहीं से ले लिया तो पूरे भारत में कहीं भी गाड़ी आप चला सकते हैं। अगली धारा है भाई साहब, इसके बाद धारा 19 पे ये सीधे आ गए। धारा 17 आप चाहें तो अलग से नोट कर लें। धारा 17 में क्या है? धारा 17 कहती है कि लाइसेंस देने से इनकार आपको कर दिया जाए या प्रतिसंहरण यानी लाइसेंस छीन लिया जाए। लाइसेंस मैं इसमें ऐसे लिखता हूं, लाइसेंस देने से इनकार कर दिया जाए या किसी हालत में लाइसेंस छीन लिया जाए किसी व्यक्ति का, तो वो अपील कहाँ करेगा इस मामले की कि मुझे दिया जाना चाहिए, मुझे लाइसेंस मिलना चाहिए। तो इस बात की धारा 17 में बताया गया है कि भाई साहब किसी व्यक्ति का लाइसेंस देने से किसी व्यक्ति को मना किया गया है या उसका लाइसेंस छीना गया है, तो वो 30 दिन के भीतर कब? जब उसका लाइसेंस छीन लिया गया या उसको लाइसेंस देने से मना कर दिया गया। मना होगा तो एक नोटिस आएगा कि आपको लाइसेंस नहीं दिया जाता। उसमें नीचे आधार लिखे होंगे कि किन आधारों पर लाइसेंस नहीं दिया जाता। लाइसेंस ना देने के आधार क्या हो सकते हैं? कोई बहुत बड़ा शराबी है, अभ्यस्त शराबी है, उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। कोई अपराधी है अभ्यस्त और उसने गाड़ी का प्रयोग किया है अपराध करने में, तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। कोई श्वापक औषधि यानी नशीली दवा का प्रयोग करता है और लगातार प्रयोग करता है, और या फिर 18 साल से कम आयु का है तो उसे भी लाइसेंस नहीं मिलेगा। और तीसरी कंडीशन, किसी 16 वर्ष का कोई बालक है, उसके 16 वर्ष से अधिक का है, 50 सीसी गाड़ी चला रहा है, तो उसे यदि परमिशन भी मिलेगी गाड़ी चलाने की, लर्निंग की, तो वो अभिभावक जो है उसके, जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी उसके जिनके भी संरक्षण में है, उनकी अनुमति से मिलेगी। यदि किसी कंडीशन में ऐसा है कि किसी अभिभावक ने सिग्नेचर किए थे अनुमति के लिए, वो उस समय अभिभावक नहीं है, या तो वो दुनिया में नहीं है या वो अभिभावक नहीं रहे,
उनके संरक्षण में बच्चा नहीं रहा, तो उस केस में भी लाइसेंस देने से मना किया जा सकता है। इन्हीं सारी कंडीशन के आधार पर छिन भी सकता है लाइसेंस, किसी मुकदमे के आधार पे कोई संज्ञेय अपराध में वाहन का इस्तेमाल कर दिया किसी ने, तो छिन भी सकता है। तो इस केस में जब लाइसेंस छिन गया, वहां से आदेश हुआ, आदेश आपको मिला, जिस तारीख में आदेश आपको मिला उसे कहते हैं आदेश की तामील की तिथि। आदेश की तामील, जैसे आदेश की तामील की जाए, तामील करने का मतलब हमारा आदेश बताया जाए। जब आदेश पता चला, मेरे नाम से कोई आदेश हुआ, तो तामील आदेश तब माना जाएगा जिस दिन वो मुझे मिलेगा, मैं हस्ताक्षर करूंगा, रिसीव्ड इस तारीख को मुझे मिला, तो उस तारीख से 30 दिन के भीतर वो इसकी अपील कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है 30 दिन की अवधि। 30 दिन आप इसमें याद रख लेंगे। ये बात हो गई आपको याद। धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 तो किताब में लिखी हुई है हमारे सामने। धारा 19 ये लिखी, इस बात का अनुबंध है कि अनुज्ञापन अधिकारी यानी कि लाइसेंस देने वाला अधिकारी जो भी है वो प्रॉपर सुनवाई का अवसर देगा। यानी धारा 17 के अधीन किसी का लाइसेंस छीना गया है तो उसे प्रॉपर सुनवाई का अवसर मिलेगा और लाइसेंस को समाप्त अथवा वापस ले सकता है उसी के बाद। इनकार करने की, अपील की बात कर ली हमने धारा 17 में, और हमने 19 में देख ली उसकी शक्ति कि वो लाइसेंस को समाप्त कर सकता है, वापस ले सकता है। कब समाप्त या वापस करेगा मैं बता चुका। संज्ञेय अपराध में प्रयोग किया हो, शराबी हो या अपराधी हो, जान का खतरा हो जनता को जब वो गाड़ी चलाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये चीजें लागू हो जाएंगी। इसके बाद में चलता हूं। इसके बाद धारा 20 भी इन्होंने, किताब वालों ने खा ली। धारा 20 में एक पॉइंट है। धारा 20 बात करती है कि जो शक्ति अनुज्ञापन अधिकारी को यहां दी थी धारा 19 ने लाइसेंस निरस्त करने की, तो न्यायालय की लाइसेंस निरस्त करने की शक्ति, यानी न्यायालय भी चाहे तो लाइसेंस निरस्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है या वापस ले सकता है। ये धारा 20 में बात होती है। धारा 26 की बात करेंगे। धारा 26 है चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मेरे सामने होने वाली है धारा 20 में, इसे आप याद रख लेंगे। ये राज्य एक चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टर रहेगा, यानी कि जितने भी लाइसेंस, चालन अनुज्ञप्ति का मतलब क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस। इस शब्द से ही आप परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या शब्द है। ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर, ऐसे आप समझें इसे कि राज्य यानी स्टेट यानी कि आपका प्रदेश, जो भी अथॉरिटी हैं वो एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें जितने भी लोगों को आपने लाइसेंस दिया है, लाइसेंस मतलब जितनी भी चालन अनुज्ञप्तियां, जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस दिए गए हैं, उनके धारकों के नाम और पते, उनकी लाइसेंस नंबर, अनुज्ञप्ति संख्या यानी लाइसेंस का नंबर जो दिया गया होगा, और कब वो, उसकी एक तिथि होती है। लाइसेंस जब दिया जाता है फिर से रिन्यू करवाना होता है, तो रिन्यू की तिथि भी इसमें लिखी जाएगी, और समाप्ति कब हो रही है उसके लाइसेंस की जो वैल्यू है, लाइसेंस की जो मतलब रिन्यू होना है, जो दिया गया लाइसेंस है वो कब समाप्त होगा उसकी तिथि लिखी जाएगी, और किस प्रकार के वाहन वो उसे चला सकता है ये लिखा जाएगा। और ऐसी अन्य प्रविष्टियां उसमें, ऐसी और एंट्रियां उसमें करी जाएंगी जो केंद्र सरकार कहे। सारी शक्ति इसमें केंद्र सरकार को दी गई है नियम वगैरह बनाने के लिए लाइसेंसों से संबंधित, तो केंद्र सरकार जो कहेगी वैसी संबंधित चीज है। राज्य चालन अनुज्ञप्ति रजिस्टर, इस बात को आप याद रख लेंगे। 2019 में भी यही बात कही गई, 1988 के अधिनियम में भी यही बात की गई। इसके बाद धारा 26 हो गई। धारा 27 में केंद्र की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि केंद्र जो है वो नियम बनाने की शक्ति केंद्र के पास होगी। 28 में कुछ मामलों में राज्य को शक्ति दी गई नियम बनाने की, राज्य की नियम बनाने की शक्ति 28 में कुछ मामलों में। इसके बाद हम चलते हैं अध्याय, मैंने आपको बताया था अध्याय 2 के बाद अध्याय 3 शुरू होगा। अध्याय 2 धारा 28 तक है। अध्याय 3 शुरू होगा जो कि कंडक्टर के बारे में हमें बताएगा, कंडक्टर के बारे में बात करेगा। और अध्याय 3 में कंडक्टरों के अनुज्ञापन की बात होगी। कंडक्टर होगा कहाँ आप मुझे बताएं, तो धारा 29 में बताया गया जो भी मंजिली गाड़ी होंगी, मंजिली गाड़ी मैंने बताया जो गाड़ी आपको मंजिल तक छोड़ती है, एक तरह से रोडवेज आप अपने दिमाग में लेके चलें, उसके कंडक्टर के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। लाइसेंस को कहा अनुज्ञप्ति, आपके सामने अनुज्ञप्ति ही लिखा आएगा एग्जाम में, तो अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस, उसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत होगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट दिया गया, धारा 29 में आपको बता रहा हूं, इधर लिख देता हूं, इधर खाली जगह है। इसमें एक पॉइंट दिया गया कि कोई ड्राइवर यदि
कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। कंडक्टर कैसे लिखते हैं यार, समझ लेना आप। कोई ड्राइवर कंडक्टर की तरह कार्य कर रहा है तो किसी लाइसेंस की उसे जरूरत नहीं है। या फिर कोई व्यक्ति अधिकतम 1 महीने के लिए मात्र कंडक्टर रखा गया है, तब भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। 1 माह आप बिल्कुल याद रख लेंगे, कोई भी व्यक्ति मिनिमम 1 माह के लिए रखा गया है तो भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं। और ड्राइवर जब कंडक्टर का काम करे तो कंडक्टर के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस, एक तरह से आप मान के चलें कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें कंडक्टर का लाइसेंस छुपा हुआ है। इस तरह आप इस बात को मान के चलेंगे। धारा 32 इसकी आती है। धारा 32 में बताई गई हैं अयोग्यताएं, यानी किन किन मामलों में आदमी अयोग्य होगा, यानी निर्हरताएं भी इसे हम कह सकते हैं। किन किन मामलों में एलिजिबल नहीं होगा लाइसेंस के लिए। तो आप जानते हैं सारे मामले में आपको बता चुका। शराबी है अभ्यस्त, अपराधी है अभ्यस्त, या इस तरह वाहन चलाता है कि जान और माल को खतरा हो सकता है लोगों की। तो ये सारी निर्हरताएं हैं। और 18 वर्ष से कम आयु भी इसमें, 18 से कम यदि उम्र है तो भी उस केस में भी वो योग्य नहीं है, अयोग्य उसको माना जाता है। ये बात होगी धारा अध्याय 3 में। अब मैं अध्याय 4 की तरफ आपको लेके चलता हूं भैया। अध्याय 4 मैंने आपको बताया ही था। अध्याय 4 में मैंने आपको बताया था कि धारा 39 से लेके इसमें बात होगी और 39 से लेके 65 तक बात करेंगे हम। 39 में रजिस्ट्रेशन की बात है। अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि जो अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, अध्याय के जैसे कंडक्टर वाला हमने अध्याय शुरू करा तो पहली ही धारा जो थी कंडक्टर वाले अध्याय की 29 धारा, उसमें कंडक्टर के लिए लाइसेंस की बात हुई। उससे पहले जब हम ड्राइवर के बारे में अध्याय पढ़ रहे थे, दूसरा अध्याय, तो उसकी पहली ही धारा में, धारा नंबर 3 में ड्राइवर के लिए लाइसेंस की बात हुई थी। तो जैसे ही हम अध्याय 4 की तरफ गए, मैंने क्या बताया था, ड्राइवर, कंडक्टर और फिर गाड़ी की बात होगी। तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की बात करेगी धारा 39, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की। ड्राइवर का लाइसेंस हो गया, कंडक्टर का लाइसेंस हो गया, एक तरह से जो रजिस्ट्रेशन है वो गाड़ी का लाइसेंस, एक तरह से आप उसे मान सकते हैं भैया। लिखते चलना भाई सब बात। इसी में एक धारा 40 है जो कहती है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तो 39 में हो गया, लेकिन 40 में बात होती है कि रजिस्ट्रेशन उसी पते पर होगा जहां या तो वो व्यक्ति निवास करता हो या कारोबार करता हो। 2 में से कोई एक के आधार पर ही उसका रजिस्ट्रेशन उस एड्रेस पर किया जाएगा। 1988 का जो अधिनियम था उसमें तो कहा गया था कि जहां वो निवास करता है या कारोबार करता है वहां के क्षेत्रीय अधिकारी के पास, यानी कि वहां के आरटीओ के पास या वहां के डीटीओ के पास या फिर उस स्थान पर जो सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है उसके पास जाके एप्लीकेशन देगा और रजिस्ट्रेशन करवाएगा। लेकिन 2019 के संशोधन में इसे चेंज कर दिया गया और कहा गया कि उसके निवास या कारोबार के पते पर तो होगा, लेकिन वो एप्लीकेशन कहीं भी कर सकता है, यानी पूरे राज्य में कहीं भी एप्लीकेशन वो दे सकता है, वहीं से रजिस्ट्रेशन उसे मिल जाएगा। धारा 43 और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो कि आपके सामने लिखी भी हुई है यहाँ। धारा 43 बात करती है भाई साहब, धारा 43 हमसे कहती है कि जो अस्थायी रजिस्ट्रेशन भी आपकी गाड़ी का हो सकता है। ये कलर थोड़ा ऑड हो गया। अस्थायी रजिस्ट्रेशन भी गाड़ी का करवाया जा सकता है। अस्थायी रजिस्ट्रेशन कैसे, यानी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एक तरह से इसे कहेंगे। अस्थायी रजिस्ट्रेशन, इसके लिए समय इन्होंने दिया, यानी कि किसी भी गाड़ी का अस्थायी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो अस्थायी रजिस्ट्रेशन मात्र 1 माह के लिए अधिकतम किया जा सकता है। अधिकतम 1 माह के लिए अस्थायी रजिस्ट्रेशन किसी गाड़ी का होता है। ये फैक्ट आप याद रख लेंगे, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो परमिट के नवीनीकरण के लिए 15 दिन से पूर्व दिया जाना चाहिए और ये सारी बातें इसमें हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा धारा 47 पे, धारा 47। ये तो सीधा 59 पे कूद गया। धारा 47 है, वो कहती है कि दूसरे राज्य में यदि वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना है, दूसरे राज्य में वाहन को ट्रांसफर करवाना। अब इसमें समझें, किसी राज्य में हमारा वाहन है, दूसरे राज्य में हम रख रहे हैं अपने वाहन को और 1 वर्ष से अधिक रखा गया है। 1 वर्ष यानी 12 माह, 1 वर्ष आ जाएगा ऑप्शन में या 12 माह आ जाएगा। 12 माह या 1 वर्ष से अधिक रखा है तो दूसरे राज्य में उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ऐसे केस में दूसरे राज्य में उसका रजिस्ट्रेशन हमें करवाना होगा। ये कहती है धारा 47। इसके बाद हम बात करते हैं धारा
49 की, धारा 49 भी हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। धारा 49 बात करती है पता बदलने की। यदि किसी व्यक्ति ने अपने कारोबार के स्थान पर रजिस्टर करवाई है गाड़ी या अपने निवास स्थान पर रजिस्टर करवाई है, अब जिस स्थान पर रजिस्टर करवाई थी वो पता उसने बदल दिया, तो वो उसकी सूचना देगा, उसकी सूचना देगा। 1988 वाले अधिनियम में तो जहां रजिस्ट्रेशन केवल क्षेत्रीय अधिकारी से होता था, आरटीओ या डीटीओ से होता था, या फिर क्षेत्र में कोई सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है उससे होता था। लेकिन 2019 के संशोधन के बाद ये कह दिया गया कि ये काम जो क्षेत्रीय कर रहे थे, अब क्योंकि चीजें ऑनलाइन हो गई, कोई व्यक्ति कहीं से भी अप्लाई कर देगा, किसी और के लिए भी, राज्य में कहीं भी किसी भी अधिकारी के लिए वो अप्लाई कर देगा तो वहां से उसको मिल जाएगा। तो पता बदलने के लिए भी अब वो राज्य में कहीं भी अप्लाई कर देगा और पता बदलने की सूचना दे देगा। तो कभी कभी क्या होता है, गाड़ियों के मालिक भी बदल जाते हैं, तो धारा 50 करेगी बात गाड़ियों के मालिक बदलने की, यानी स्वामित्व बदलने की। जब बात होगी गाड़ी का मालिक बदलने की बात होगी तो वो धारा 50 में होगी। और यदि अपने राज्य में, होम स्टेट में बदला जा रहा है तो उसको 14 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी। 14 दिन के, जैसे ही गाड़ी बेची 14 दिन में रिपोर्ट जाएगी राज्य में किसी भी प्राधिकारी के पास, वो रिपोर्ट जाएगी कि इस तरह से अब इस गाड़ी को इनके नाम पर ट्रांसफर करना है। तो उसके 1 माह के अंदर अंदर वो 30 दिन में वो गाड़ी जो है आपका ट्रांसफर करके दे देंगे। दूसरे राज्य की बात है, अदर राज्य की, अदर स्टेट की बात होगी तो 45 दिन का यही टाइम इसमें दिया गया है। ये दोनों बातें आप याद रख लेंगे। किताब में तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, इसीलिए मैं आपको किताब दिखाता भी हूँ कि इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें किताब में नहीं दी जाती हैं आपकी, इसलिए किताब से एग्ज़ाम नहीं फंसता है कभी कभी। मेरे प्यारे साथियों, आपके पूज्य गुरुजी किताब से कॉपी करवा के पढ़वा दे रहे हैं, लेकिन मैं जब क्लास बनाता हूँ ना तुम्हारे लिए, तो मैं उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें क्या क्या इंटरनेशनल चीज़ें हैं, क्या क्या संगठन उसमें कार्यरत हैं, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। मैं मूल पीडीएफ को पढ़ता हूँ, यानी कि एक क्लास बनाने से पहले कम से कम 1 घंटे की क्लास बनाने से पहले 8-10 घंटे में खुद सेटिस्फाई होता हूँ उस चीज़ से। जबकि मैंने पेपर दिया है, मैंने कई जगह से पहले भी पढ़ा है, लेकिन जब मैं क्लास बना रहा हूँ बच्चे के लिए तो मैं सोचता हूँ कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर कर पाऊँ। धारा 43 की बात हो चुकी। अब ये बता रहे हैं कि देखो, धारा 52 आप देख लेंगे एक बार। धारा 52 कहती है गाड़ी का ईंधन नहीं बदला जाएगा। गाड़ी जिस ईंधन की, यानी सीएनजी लगवाएंगे, पेट्रोल से डीजल, यानी किसी भी प्रकार का चेंज करवाना है तो वो शर्तों के अधीन होगा, उसमें शर्तें बताई जाएंगी, आप अपनी मर्जी से नहीं बदलवाएंगे। जैसे कोई गाड़ी में सीएनजी लगवाता है तो शर्तों के अधीन लगवाता है, कुछ क्राइटेरिया वो पूरे होते हैं, इसीलिए कहते हैं सीएनजी पास हुई है कि नहीं हुई गाड़ी की। पास होने का मतलब वो धारा 52 ही है, उसके अंतर्गत शर्तों का पालन होता है, वो सीएनजी पास होना इसी को कहा जाता है। और आप जानते हैं पास करवाने में आदमी के क्या हाल होते हैं। धारा 57 में अपील की बात हुई है। इन्हीं संबंधों में अपील यदि करनी हो तो अपील जहां भी आए 30 दिन आप समझ लेना, इस अधिनियम में अपील का जो समय है वो 30 दिन दिया गया है। धारा 57 हमने देखी, अपील के बारे में बात करेगी। और धारा 59 तो इन्होंने लिख दी, अब हम इनकी लिखी हुई पे आते हैं। धारा 59 कहती है कि मोटर यान की आयु सीमा निर्धारित शक्ति, मोटर यान की जो आयु सीमा है उसकी निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। मैंने अभी बताया था कि जितनी भी शक्तियां हैं अधिकतर केंद्र सरकार ने अपने पास रखी हैं। केवल राज्य सरकार को जो शक्ति दी है वो ड्राइवर की वर्दी निर्धारित कर सकती है कि किस तरह की वर्दी ड्राइवर पहनेगा, क्या उसमें बैच लगे होंगे, क्या लोगो लगे होंगे, ये चीज़ केवल राज्य सरकार को दी है। बाकी जितने भी नियम है वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिए हैं इससे संबंधित। ये बात मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी। जैसे आप समझते हैं, जैसे आप जानते होंगे 15 वर्ष इस समय है, 15 साल में कोई भी पेट्रोल गाड़ी है तो वो ख़त्म हो जाती है अपने आप, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, गाड़ी को फिर कबाड़े में देना पड़ता है। अब कुछ चीज़ें हो सकता है परिवर्तन हो, बातचीत चल रही है इस समय करंट अफेयर में कि कोई परिवर्तन इसमें किया जा सकता है, इसकी बात हो गई। इसके बाद मैं आपके आगे चलता हूं और आपको लेके चलता हूं धारा 63 की तरफ। धारा 63 इसमें दी नहीं गई, इंपॉर्टेंट है, लेकिन धारा 63 आप समझ लेंगे। धारा 63 बात करती है मोटर यान के रजिस्टर की, यानी कि राज्य द्वारा यान रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर में क्या होगा, जैसे लाइसेंस का रजिस्टर रखा जा रहा था
इसी तरह गाड़ियों के भी रजिस्टर रखे जाएंगे। उसमें गाड़ी का नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या, इस नंबर को कहेंगे रजिस्ट्रेशन संख्या होगा। स्वामियों के पते होंगे, किसके स्वामित्व में है, कौन उसका मालिक है, उनके नाम पते आदि रखे जाएंगे। यानी जो मुख्य मुख्य जो चीज़ें आपकी समझ में आती है, गाड़ी का प्रकार, वर्ग, गाड़ी का कलर वगैरह, कहाँ से इंश्योर्ड है, जो सारी चीज़ें जब चालान किसी का होता है, चालान ऐप पे या किसी ऐप पे जो चीज़ें हम देखते हैं वो उस एक प्रकार से वही रजिस्टर है, वहीं से वो डिटेल उठाता है जो राज्य को मेंटेन करना होता है। तो यान रजिस्ट्रेशन रजिस्टर धारा 63 में रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, किताब में नहीं लिखी लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में चला अध्याय 5 पे। ये जो धारा 66 इन्होंने लिखी है ना गुरुजी आपके किताब वालों ने, ये धारा है भाई साहब अध्याय 5 की शुरुआत होती है इस धारा से। मैंने बताया था अध्याय 5 जो कि 66 से 98 तक की बात करेगा। आपको बहुत ज़्यादा धारा याद नहीं रखनी, आपको मोटा मोटा याद रखना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अध्याय 5 मैंने आपको बताया था परिवहन यानों के नियंत्रण की बात करती है। तो नियंत्रण कैसे होगा, 66 ही आप पहली धारा इसकी पढ़ें। और 66 धारा हमसे क्या कहती है ये थोड़ा सा ध्यान दें। 66 धारा ने कहा कि परमिटों की आवश्यकता होगी। धारा 66 क्या कहेगी, परमिटों की आवश्यकता, यानी कोई भी गाड़ी चलेगी तो परमिटों की आवश्यकता की बात करेगी। अब आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बेसिक सा एक जो आपको बताता आ रहा था बेसिक सी बात कि सबसे पहला जो दूसरा अध्याय उसमें ड्राइवरों की बात हुई, ड्राइवरों के लाइसेंस की। तीसरे में कंडक्टर के लाइसेंस की बात हुई। चौथे अध्याय में गाड़ी के लाइसेंस यानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की बात हुई। 5वें अध्याय में हम परिवहन पे आए तो कोई परिवहन यान चल रहा है परिवहन के उद्देश्य से तो उसका परमिट बनेगा, यानी उसका भी एक तरह से रजिस्ट्रेशन। आप इस तरह से इस चीज को अपने दिमाग में अपने जहन में बिठा लेंगे। 5 में अब क्योंकि 5 अध्याय की पहली धारा 66 है तो इसमें परमिटों की आवश्यकता हो गई परिवहन यानों के लिए। देखो परिवहन यान के रूप में उपयोग हो रहा है या यात्री या माल जो भी ढो रहा हो परमिट की शर्तों के अनुसार ही कहेगा, बिना शर्तों के अनुसार वो अपने मन से नहीं चलाएगा। अब इसमें अस्थायी परमिट की भी बात होंगी। ये देखो धारा 86 परमिटों को रद्द किए जाने और निलंबन के संबंध में। धारा 87 थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 माह की अवधि के भीतर क्या होगा, अस्थायी परमिट जारी किया जा सकेगा 4 माह की अवधि के लिए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप थोड़ा याद रख लेंगे। अस्थायी परमिट की बात हो तो 4 माह के लिए अस्थायी परमिट दिया जा सकता है किसी भी गाड़ी को। उसके बाद वो चाहे तो 4 माह के अंदर अपना स्थायी करवा ले या जैसे भी वो करे, वो उसकी समस्या है कैसे वो उसका हल निकालता है। अब भैया इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट धारा आपके सामने आती है अस्थायी परमिट के बाद। 112 इन्होंने दे रखी है, 112 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नियत गति से आदमी गाड़ी चलाएगा। नियत गति कौन नियत करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी कौन से हाईवे पे क्या गति नियत है। बाकी लिखा भी रहता है हाईवे पे कि स्पीड लिमिट, उस लिमिट में आप गाड़ी चलाएंगे। ये धारा 112 कहती है। 112 के बाद 116 धारा को आप थोड़ा सा समझें। 116 धारा में क्या है भैया, 116 नंबर जो धारा है वो शक्ति देती है राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है उसे चिन्ह लगवाने की शक्ति है। चिन्ह लगवाने की शक्ति आपसे पूछ ले कौन लगाता है इस समय, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, जगह कम है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या फिर केंद्र सरकार जिसे नियुक्त करे चिन्ह लगवाने के लिए। सड़कों पे जो बोर्ड आप देखते हैं वो केंद्र सरकार, इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये करता है, यानी कि हाईवे अथॉरिटी ये काम करती है। पहले 1988 के अधिनियम में ये काम राज्य सरकार को सौंप रखा था। 2019 में संशोधन किया, पूरा कंट्रोल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को, अधिकरण को दे दिया गया। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इसमें बदलाव भी हुआ है, इसलिए भी हमारे और आपके लिए जरूरी है। 119 कहता है कि जो भी वाहन चालक है, जो भी गाड़ी चलाएगा वो नियमों का पालन करेगा। इंपॉर्टेंट बात, वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करेगा। धारा 119 बड़ा ही बोरिंग सा आपको लग रहा होगा, तमाम धारा ही धारा हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इन्हें याद रखने की कुछ चीज़ों को जो कि इंपॉर्टेंट है। धारा 123 कोई भी जो आपने देखा होगा भाई गाड़ी की छत पे भाग रहे हैं, गाड़ी की छत पे बैठ जा रहे हैं, जहां मर्जी कोई बैठ जा रहा है, तो इसके लिए धारा 23 मना करती है कि जहां मर्जी आप नहीं बैठेंगे। गाड़ी की बॉडी के भीतर
जो बैठने के लिए जगह बनी है वहीं बैठा जाएगा। कोई बोनेट पे नहीं बैठेगा, सीढ़ियों पे नहीं बैठेगा, रनिंग बोर्ड यानी जो चढ़ने की जगह है, जाल इत्यादि जगह पे कोई नहीं चढ़ेगा, लटकेगा नहीं, छत पे नहीं बैठेगा। ये सारी बात कहीं धारा 123 ने। 1 2 3 को आप इस तरह याद कर लेंगे, कहीं से भी सवाल आपके सामने बन जाएगा। धारा 124 की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। 124 गाड़ी कहती है कि गाड़ी में बिना पास या टिकट के यात्रा करना प्रतिषेध है भैया। धारा 124 कहती है, 123 में गलत जगह नहीं बैठेंगे, 124 में बिना टिकट के नहीं बैठेंगे। अगला चलता हूं, 128 कहती है कोई आदमी मोटरसाइकिल पर यानी 2 पहिए की गाड़ी पर एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठाएगा। एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठाएगा, इसका मतलब एक तो वो ड्राइवर है ही, वो एक आदमी और बैठा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बैठाएगा। तो 3 सवारी वाला जो चालान है धारा 128 उसकी शक्ति देती है। उसके दंड की भी बात करेंगे हम अभी। तो मोटर यान अधिनियम 177 के तहत ये दंडनीय अपराध भी है। इंपॉर्टेंट बात है, दंड तो इंपॉर्टेंट है ही। इतनी धाराएं मैंने बता दी, ये भी आपको समझनी है एक तरह से। और फिर बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के और शराब पी के गाड़ी चलाने पे, गलत तरह से गाड़ी चलाने पे क्या दंड है, इनकी भी बात करेंगे। कितना जुर्माना है, कितने का चालान होता है, इनकी भी बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि परिवहन एक बिल्कुल जुड़ा हुआ, सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो यहाँ से सवाल बनने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। धारा 178 वही बिना टिकट यात्रा करने पे 500 रुपये तक के जुर्माने की बात है। पहली बार ऐसा होता है तो 500 रुपये का जुर्माना। यदि उसके बाद भी कोई आदमी ऐसी घटना करता है, बिना टिकट की यात्रा करता है, तो 1000 रुपये तक के जुर्माने की बात इसमें करी गई है। आगे मैं बढ़ूँ, धारा 127, धारा 127 में आपको बताऊं, धारा 127 कहती है कि किसी भी यान को 10 घंटे से ज़्यादा यदि किसी स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर खड़ा है, तो पुलिस को ये शक्ति है कि एक वर्दी में कोई भी व्यक्ति जो वहाँ की अथॉरिटी है उस गाड़ी को अपने हिरासत में ले सकते हैं। फिर वो भैया नियम कानून के हिसाब से छूटती है। धारा 129 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये धारा 129 हेलमेट की बात करेगी, सुरक्षात्मक टोप की बात करेगी, यानी हेलमेट की बात करेगी। मानकों के अनुरूप ये हेलमेट होगा। और धारा 129 के अंतर्गत ये 4-5 धारा 123, 124, 129 भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। इसमें अपवाद भी है, कोई सिख यदि ये धार्मिक स्वतंत्रता जो कि संविधान उन्हें ये आज़ादी देता है, उसके आधार पर इन्हें ये शक्ति मिली है भैया। आगे बढ़ेंगे भैया, धारा 134 कहती है कि दुर्घटना या किसी व्यक्ति को क्षति हुई है तो ड्राइवर के कर्तव्यों की ये उल्लेख करता है। कोई दुर्घटना होती है तो कैसे ड्राइवर उसकी सूचना देगा 24 घंटे के अंदर पुलिस को, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। धारा 146 कहती है कि बीमा करवाना इंपॉर्टेंट है, गाड़ी का बीमा करवाया जाएगा, बिना बीमे के कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। और ये बात धारा 196 में दंडनीय भी है। एक चार्ट में हम पढ़ लेंगे किन चीज़ों का दंड कहाँ लिखा गया है। आगे बढ़ेंगे, धारा 177, धारा 181, धारा 181 आप इसे पढ़ लेंगे एक बार भाई ज़्यादा। अब मैं जल्दी से 4-5 धाराएं इंपॉर्टेंट आपको करवाता हूं और आपको बताता हूं दंड वगैरह, जिन दंडों की हम बात कर रहे हैं, कौन सा काम करने पे कौन सा दंड होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की, सर में दर्द करने की ज़रूरत आपको नहीं है। 1 घंटे की वीडियो हमारी हो चुकी है भाई। तो ये सारी चीज़ें आगे चलते चलेंगे। जुर्माने वगैरह की बात हम कर चुके हैं। फिर 2019 में संशोधन होगा। संशोधन में मैं आपको बता ही चुका हूँ। सड़क पर ये बात तो हम कर ही चुके थे पिछली क्लास में भी। सड़क सुरक्षा वाली ब्रासीलिया घोषणा 2020 में 2020 तक दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने की बात हुई थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर संशोधन हुआ 2019 में संशोधन में इन्होंने कहा ड्राइवर रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग कोर्स होगा सबका। धारा 19 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को पुनर्जीवित करने हेतु ये रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा। जिसको भी चाहिए उसका कोर्स होगा और उसे उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। ये बात होगी। इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई कि यदि किसी किशोर को गाड़ी दी जाती है, दुर्घटना होता है, तो उसके अभिभावक या वाहन का मालिक जिम्मेदार होंगे उस बात के लिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें यहाँ जोड़ी गई, जो BNS में भी जोड़ी गई थी, सामुदायिक सेवा दंड के रूप में जो जोड़ी गई है। तो सामुदायिक सेवा के रूप में भी सजा दी जा सकती है। ये बात आप इसमें याद रख लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गोल्डन आवर क्या होता है। कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना हुई, तो जो 1 घंटा है दुर्घटना होने का, उसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि कोई दुर्घटना में कोई घातक चोट किसी व्यक्ति को लगी है तो उस गोल्डन आवर में यदि वो उसका इलाज करवा दे, उसे अस्पताल तक पहुंचा दे कोई व्यक्ति, तो उसे नेक व्यक्ति कहा जाता है। वो नेक व्यक्ति और वो गोल्डन आवर आपको याद रखना है एग्जाम। बीमा अनिवार्य कर दिया 2019 में कि बीमा अनिवार्य होगा और 64 बीमा इसकी बात की गई। देखो इन सब चीज़ों के लिए बीमा अनिवार्य किया गया। गोल्डन आवर में किसी की दुर्घटना होती है, हिट एंड रन में कोई दुर्घटना होती है, यानी कोई व्यक्ति घायल होता है, गंभीर चोट लगती है या उसे किसी की मृत्यु हो जाती है, उस केस में जो क्षतिपूर्ति हो सके, इसलिए इस कोष का निर्माण, इस कोष के निर्माण की बात करी गई थी 2019 के संशोधन में कि एक कोष हम ऐसा बनाएंगे जिससे पैसा दिया जा सके दुर्घटना के शिकार लोगों को। इसलिए ये चीज करनी पड़ी कि बीमा को अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार नेक व्यक्ति गुड समैरिटन होता है। नेक व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे थे, जो व्यक्ति गोल्डन आवर में यानी एक्सीडेंट होने पर जो मदद करता है, मेडिकल मदद करता है, नॉन मेडिकल यानी किसी भी प्रकार से यदि एक्सीडेंट दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की मदद करता है तो उसे गुड समैरिटन यानी कि अच्छा नागरिक यानी कि नेक व्यक्ति कहा जाता है। और ये 134 में ये बात कही गई 134 में कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो जिस व्यक्ति ने मदद की है, कोई भी दीवानी या कोई भी आपराधिक कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं करी जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा आगे 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 चलेंगे और बात करते हैं सड़क सुरक्षा बोर्ड की। बात होती है 2019 के अधिनियम में 215D धारा में सड़क सुरक्षा बोर्ड की बात की गई। ये बोर्ड क्या करेगा? वाहनों को स्टैंडर्ड को देखेगा, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देखेगा, सुरक्षा के मानदंडों को देखेगा, नए वाहनों की टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगा। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के काम ये करेगा। और अपराध एवं दंड पे बात करेंगे। शराब या ड्रग्स के नशे में कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर हो सकता है। यदि वो मोटर वाहन निर्माता मोटर वाहन निर्माण व रखरखाव के लिए मानदंड जो बनाए गए हैं वो मानदंड में असफल रहता है तो अधिकतम 100 करोड़ तक का दंड उसे दिया जा सकता है, 1 वर्ष तक का कारावास। क्योंकि वे निर्माण एक तरह से कंपनी की बात हो रही है। कंपनी यदि विफल होती है इन मानदंडों को पूरा करने में तो 100 करोड़ तक का इस पे लगाया जा सकता है दंड कंपनी पर। अब ये तालिका आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सीधे मैं यहां लेके चलना चाह रहा था आपको। देखो, सीट बेल्ट नहीं पहनने पे पहले जुर्माना क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है पहले वाले जुर्माने से। हमें इससे मतलब है अब क्या है। सीट बेल्ट नहीं है 1000 रुपये जुर्माना, हेलमेट नहीं है 1000 रुपये जुर्माना, इसके साथ साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है। अब आप जब ये जुर्माने देखेंगे तो आप पुलिस को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आप जब भी मोटरसाइकिल लेके निकलते तमाम गलतियां करते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपने कितने नियम तोड़ दिए। तो वो नियम देखें और उनके आप जुर्माने देखें और पुलिस को थैंक यू बोलें। भाई देखो भाई, सीट बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, दोनों पे 1000। गाड़ी में सीट बेल्ट और 2 व्हीलर पे हेलमेट बराबर जुर्माना 1000, लेकिन बिना हेलमेट के 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है। ये धाराएं भी याद रख लेंगे। B फॉर बेल्ट, 149 में तो दोनों है। B फॉर बेल्ट आप याद रख लेंगे, D फॉर हेलमेट याद रख लेंगे। B से बेल्ट बनी रहा तो D हेलमेट के लिए हो गई। दुपहिया वाहन पर 3 सवारी या उससे अधिक, 3 या उससे यानी 2 से अधिक सवारी मतलब 3 सवारी हो गई, यानी कि ड्राइवर के अलावा एक व्यक्ति से अधिक यदि बैठा है पीछे तो उस पर भी 1000 रुपये का जुर्माना है। इमरजेंसी वाहनों को यदि रास्ता नहीं दिया जाएगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना। इमरजेंसी वाहन जैसे कोई फौज का काफिला हो गया, एम्बुलेंस की गाड़ी हो गई, इस तरह कोई इमरजेंसी गाड़ी, उसे रास्ता ना देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना है। ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के पश्चात भी यदि कोई आदमी गाड़ी चलाता है तो धारा 182 के तहत उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाता है, यानी स्पीड लिमिट जो लिखी गई है रोड पे उससे ज़्यादा कोई गाड़ी चलाता है, तेज चलाता है तो 2,000 रुपये का जुर्माना उस पर इस समय है। स्पीड कैसे नापी जाती है? एक तो लेजर गन होती है, लेजर गन से भी मापी जाती है और कैमरे लगे होते हैं बहुत सारे। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है इस समय कि रोड पर, हाईवे पर यदि तेज गाड़ी चल रही है, स्लो चल रही है तो उसकी स्पीड वो तुरंत नाप लेते हैं। खतरनाक तरह से कोई ड्राइविंग करता है तो 5,000 रुपये का जुर्माना। खतरनाक से मतलब इस तरह गाड़ी चलाई जा रही है कि किसी की जान को खतरा हो सकता है तो 5,000 रुपये का जुर्माना। शराब पीकर यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, शराब कैसे पता चलेगा? देखो, शराब की क्वांटिटी होती है, यदि 30 ml शराब है 100 ml खून में,
जब मापा जाता है यंत्र से, तो ये आप याद रख लेंगे। 30 ml यदि पाई जाती है या इससे अधिक पाई जाती है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है और 10,000 रुपये का दंड है। 185 में ये बात हो गई। अगर फ़ोन पे भी आप लोग बात करते हो गाड़ी चलाते समय तो 5,000 रुपये का जुर्माना है, और बिना परमिट के पाए जाते हो तो 10,000 रुपये का जुर्माना है। ओवरलोडिंग की गाड़ी चलती है तो 20,000 रुपये जुर्माना है, और उसके बाद ओवरलोडिंग के बाद प्रत्येक टन पे 2,000 रुपये जुर्माना। जितना मतलब ओवरलोड जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा वो 2,000 एक टन के हिसाब से बढ़ता जाएगा जुर्माना। बिना बीमा के गाड़ी कोई चलाता है तो 2,000 रुपये का जुर्माना है, उस पर 2,000 रुपये का दंड है। नाबालिग यदि गाड़ी चलाता है, सबसे खतरनाक ये है, देखो सबसे खतरनाक यानी सबसे अधिक पूछ लो जुर्माना कहाँ है, तो नाबालिग यदि कोई गाड़ी चलाए तो 25,000 रुपये का जुर्माना उस पर हो सकता है। 3 वर्ष की सजा हो सकती है। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। गाड़ी के मालिक और नाबालिग के जो अभिभावक हैं, जो माता पिता या जिनके संरक्षण में, वो दोषी माने जाएंगे, और उस नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो सबसे खतरनाक क्या है? नाबालिग द्वारा गाड़ी। और सबसे कम खतरनाक जो सबसे छोटे अपराध हैं, हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना लगाना, जो नॉर्मल हैं, उन पे 1,000 रुपये का दंड है। इसके अलावा आप शराब वाला याद कर लेंगे। शराब की क्वांटिटी 30 ml पर 100 ml रक्त में, खून में, ब्लड में, और इस पर जुर्माना 10,000 रुपये। ये आप याद रख लेंगे थोड़ा सा। यही काम की चीज़ें हैं। ये जो चार्ट है इसे आप अच्छी तरह देख लेंगे 2-3 बार। ये देखो इस तरह, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मारो। इसके बाद यहाँ इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो। इसके बाद कुछ बचा, ये बच गया, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो। ये इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। यातायात नियम इससे आगे हम पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ों को इससे आगे हम पढ़ चुके हैं। वीडियो हो गई हमारी 1 घंटे की। अब हमें लग रहा है एक वीडियो में और बनानी पड़ेगी इसके क्वेश्चंस को लेके। तो एक वीडियो में और बना दूंगा जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, और मुझे धाराओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इसमें दंड बहुत, आपको इसमें दंड भी है। मैं किसी अनुच्छेद में आपसे, किसी भी अधिनियम में आपसे नहीं कहा कि आप ये दंड याद कर लो, वो जुर्माना याद कर लो। लेकिन ये क्योंकि रोज़मर्रा में ये चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, हमारे बिल्कुल आंखों के सामने हो रही हैं, समाज में घटित हो रही हैं। बिना सीट बेल्ट के आदमी जा रहा है, हेलमेट के, बहुत चीज़ें हम रोज़ाना देख रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। यहाँ से दंड पूछ सकता है कितने रुपए का है, बिना हेलमेट पे, बिना जो भी हमने इस लिस्ट में जो चीज़ें देखी हैं उनसे पूछ सकता है। तो आप बिल्कुल इसे याद कर लेंगे। इस चार्ट को, जितना ये चार्ट जरूरी है उतना ही बाकी अधिनियम जरूरी है। इसमें परिभाषाएं देखेंगे आप, परिभाषाएं होंगी धारा 2 में। फिर जो मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी बताई, जो मैंने एक क्रम बताया ड्राइवर का, कंडक्टर का, गाड़ी का, परिवहन यान का, और फिर दंड धारा अध्याय 13 में दंडों के बारे में बताया। तो ये 6-7 अध्याय जो हैं इनमें मोटा मोटा आप देख लेंगे कौन सी धारा कौन से अध्याय के लगभग पड़ेगी और उस अध्याय में क्या चीज़ है। तो इस तरह से एक आइडिया हो जाएगा। कम पढ़ के आप अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो पढ़ाने को तो मुझे लग रहा है कि 8-10 घंटे भी कम थे इस अधिनियम को। 2 वीडियो हमने कर ली, 1 वीडियो और करेंगे, 3 घंटे में काम खत्म कर देंगे गुरु। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, कमेंट लिख दो आप अपना। यदि आप चाहते हो कि कुछ पढ़ाने के तरीके में चेंज किया जाए, कुछ चीज़ों को बदला जाए, क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बताओ। और भाई साहब शेयर कर दो अपने साथियों के साथ। मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद।